रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज की सुबह का आगाज़ भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। इसको मज़ीद खुशगवार बनाते हैं, कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में क्या खबरें शामिल हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। क्या पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का खतरा टल चुका है या नहीं, क्योंकि IMF के साथ जो हमारा स्टैंड बाय मुआहिदा है 9 माह का, उसमें पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने IMF के पास जाना लम्हा फिक्रिया करार दिया है और उनका ये कहना था कि हम मजबूरी में IMF के पास गए हैं। बिल्कुल, जिसके अलावा हम बात करेंगे तोशाखाना केस के हवाले से, जिसमें एक नया मोड़ आया है। तफसील से आपको बताएंगे कि वो नया मोड़ क्या है और क्यों आया है। इसके अलावा बात करेंगे मुर्गी की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है। पहले हम जाते थे, हमें लगता था बहुत ज़्यादा सबके लिए फीजिबल है, बजट फ्रेंडली है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा तो जाके चिकन खरीद लो, क्योंकि मटन और बीफ बहुत सारे लोगों की दस्तरस से दूर था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, अगर मुर्गी की कीमतों की बात करें तो आसमान छू रही हैं और अब एक आम आदमी के लिए मुर्गी खरीदना भी मुहाल हो चुका है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। बर्फ पिघल चुकी है और ज़का अशरफ की सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात, कुछ पॉजिटिव चेंजेस शायद आने वाली हैं, इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान में खेलने के हवाले से भारत मान चुका है, शायद इस हवाले से अच्छी खबरें हैं, अपने नाज़रीन के साथ डिटेल करेंगे। लेकिन जनाब, सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि IMF का प्रोग्राम हमने मजबूरी में कबूल किया है और मुआशी सूरत हाल के बायस IMF के पास जाना पड़ा और कर्ज और भिखारी बन से निजात के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मुआशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है और रोने धोने से कोई मुल्क भी तरक्की नहीं करता, महंगाई में बतदरीज कमी करेंगे। चंद सालों में पाकिस्तान खित्ते का खुशहाल मुल्क होगा। खास तौर पर उन्होंने ज़राअत और सनतों के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें एक हमें इनकलाब लाना होगा। बिल्कुल जी, और वज़ीर आज़म ने कल जो खिताब किया, जिस हवाले से हम एक आपको दिखाते हैं तफसीली रिपोर्ट। जाता हूँ या हमारे दूसरे ज़ोमा बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ तो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। आज हमें फैसला करना है कि हमने क्या हाथ ऊंचा रखना है कि कभी हमेशा खुदा ना खास्ता कशकोर लेके फिरना है। फाटा यूनिवर्सिटी पेशावर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खरी खरी बातें, IMF प्रोग्राम को मजबूरी करार दिया, कर्जों से जान छुड़वाने के लिए मुआशी खुद किफालत पर जोर दिया। कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है तो फिर हमें अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। पाकिस्तान के अंदर सिंध में, पंजाब में, KP में क्या कुछ अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया। अगर हमें कोई कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की कमी है, That is will to do। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से तकरीब सजाई गई। यहाँ भी वज़ीर आज़म ने मुआशी मसाइल पर फोकस किया। ये कर्जे हम कब तक लेते रहेंगे, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। और इस तरीके से कि हम बैन डालें या हम बैठें और अपना वक्त ज़ाया करें कि जो फलां हमसे आगे निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो इस तरह फिर तबाही हमारा मुकद्दर होगी। हमें अपने हालात को संभालने के लिए खड़ा होना होगा, माजी से सबक हासिल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना होगा ताकि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकें। अल्लाह ताला हम सबका हमें पाकिस्तान। और इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब की बिल गेट्स से भी कल राब्ता हुआ, टेलीफोनिक राब्ता हुआ, इस हवाले से भी बात हुई, करीबी ताउन और इश्तराक पर इत्तफाक हुआ। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब ने। थैंक यू सो मच सलमान आबिद साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हैं? जमील साहब आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमान आबिद साहब, वज़ीर आज़म साहब का ये कहना था कि IMF का प्लान खुशी से कबूल नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे? मजबूरी के तहत कबूल किया है। देखिए, ये मजबूरी का रिश्ता जो है कई दिहाइयों पर मुश्तमिल है, ये कोई नई बात तो नहीं है। हम IMF के साथ कुछ 23 के करीब माहिदे कर चुके हैं। तो अब मसला ये है कि हमारे हुक्मरान, चाहे आज के हुक्मरान हो चाहे माजी के हुक्मरान हो, वो मईशत के मामले में जज्बाती बातें बहुत करते हैं, बड़े बड़े इनकलाबी बातें लगाते हैं, बड़ा दुख का इजहार करते हैं और अपना रोना रोते हुए नजर आते हैं कि हमें खुद मुख्तार होना चाहिए। सवाल ये है कि उनके हाथ पैर किसने बांधे हुए हैं? वो ऐसी इस्लाहात क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान में मईशत को मुस्तहकम करने का सबब बन सके? ना हम इस वक्त FBR में रिफॉर्म्स कर रहे हैं,
ना हम गवर्नेंस में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ना हम मईशत के हवाले से रिफॉर्म्स। और हमारा ख्याल ये है कि सिर्फ हमें IMF का माहिदा हो जाए, सऊदी अरब से इमदाद मिल जाए, चीन से इमदाद मिल जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ऐसे माशी इस्तेकाम, बल्कि ऐसे तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट कर रहे हैं बाहर के इदारों के ऊपर। वजीर आजम साहब की तकरीरों की बजाय वो एग्रेसिव रिफॉर्म्स करें जो इस वक्त मुल्क की जरूरत बनते हैं। लेकिन सलमान आबिद साहब, वजीर आजम साहब ने लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अगले 4 से 5 साल में 40 लाख नई मुलाजमतें पैदा होंगी और $40 बिलियन की सरमायाकारी का भी उन्होंने इंदिया दिया है। पहली बात, क्या ऐसा मुमकिन है? और तो इस वज़ीर आज़म के पास तो अब 1 महीना रह गया भाई, अब नई हुकूमत आएगी, वो नई तरजीहात लेके आएगी ना। वो कह रहे हैं आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो प्लानिंग चल रही है इस वक्त मुआशी सूरत हाल की, जी वो कह रहे हैं वो जो इस वक्त प्लानिंग चल रही है मुआशी सूरत हाल की, उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया है कि आइंदा 4 से 5 साल में सिचुएशन ये होगी जिसमें 40 लाख नौकरियां होंगी और बैरूनी सरमायाकारी भी होगी। इमरान खान साहब ने भी लगाए थे, कितने लाख नौकरियां पैदा करनी थी, कितने लाख लोगों को घर देने थे। देखिए ना, मैंने आपसे कहा है कि हमारे पास कोई मईशत का रोड मैप है तो बताइए, शहबाज शरीफ साहब जरूर बताएं। हमें तो सिर्फ जज्बाती नारे सुना रहे हैं, खुशनुमा नारे सुनाए जा रहे हैं, रोड मैप किधर है? और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर कैसे मईशत दुरुस्त होगी? मुझे बताइए ना। इस मुल्क में कितने लोग टैक्स पे करते हैं, कितने ताकतवर लोगों के ऊपर हम डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं। हम तो आम आदमी के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के उसको माशी बदहाल कर रहे हैं। तो जो काम हमें करने हैं FBR का सबको पता है। और ये जो अभी हमें कहा जा रहा है कि हम बाहर के मुल्कों के लिए सरमायाकारों के लिए सहूलतें फराहम करेंगे, तो भाई पहले अपने मुल्क के सनतकारों को तो सहूलतें दे दो। उनको तो बेचारों को आपने यहाँ से निकाल दिया है, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने बाहर सरमायाकारी कर दी है। सलमान आबिद साहब, सनतकारों को सनतों पे तवज्जो के साथ साथ अब तो इतना बड़ा प्लान ज़राअत का भी आ गया है सर। अब मसला ये है ना कि मैंने आपसे फिर ये कहा है कि इनकी हुकूमत 1 माह की है। अब जब नई हुकूमत आएगी वो अपनी नई पॉलिसियां लेके आ जाएगी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब कहाँ होंगे? देखिए ना, बात ये है कि पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। अब वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए हमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो चाहिए ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। महाजराई टकराव का माहौल पाकिस्तान की कौमी सियासत में गालिब है और सारी की सारी डिपेंडेंसी ये है कि जनाब बाहर के मुल्कों के ऊपर इन्हिसार किया जाता है। ये जो ज़राअत की पॉलिसी बताई जा रही है, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, इसमें तो छोटा किसान बेचारा मर जाएगा और वही हालात होंगे जो हिंदुस्तान में किसान तहरीक चली थी। इसी तरह की तहरीक पाकिस्तान में चलेगी। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाएंगी, उनका ज़राअत पे कब्जा हो जाएगा और ये जो आम किसान है इसका माशी इस्तेसाल होगा। आप देखते जाइएगा, यही खेल होगा जो हिंदुस्तान में वही पाकिस्तान में होने जा रहा है। अच्छा सलमान आबिद साहब, कल वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ और जिसमें करीबी ताउन और इश्तराक पर इत्तफाक भी हुआ। इस राब्ते किस तरह से देखते हैं? अच्छी बात है, मैं राब्तों का मुखालिफ नहीं हूँ, राब्ते होने चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन पहले मसला यह है कि अपने घर के हालात तो दुरुस्त कर लें, अपनी घर की करेक्शन तो करें, जो आपके अपने अंदर के मसाइल हैं उनको तो दुरुस्त करें ना। वो हम दुरुस्त नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि जी हम बाहर से पता नहीं क्या कुछ ले आएंगे। देखिए, ये कोई सऊदी अरब ने का जो $2 अरब की इमदाद अपने उसमें दी, हमारे बैंक में डाले हैं, ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ ना। हर दफा सऊदी अरब हमें मदद करता है, चाइना मदद करता है, UAE मदद करता है, IMF की मदद आती है, लेकिन उसके जरिए हम करते क्या है? हमारा हुक्मरान तबका जो एक ताकतवर तबका है वो अपनी अयाशियों पे पैसे खर्च कर देता है। आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलता। अभी भी आप देखिए ना, जो हुकूमत का अखराजात है, शाहाना अखराजात, क्या उसमें कोई कमी आपको देखने को मिल रही है? आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी फॉर्च्यून गाड़ियां जो है वो डिप्टी कमिश्नरों को दी जा रही है यहाँ पर पंजाब के अंदर। इस किस्म की याशियां कर रहे हैं और एक ऐसा मुल्क जो माशी तौर पे बदहाल हो, उसकी जरा लग्जरीज को तो अंदाजा लगाइए ना कि किस तरीके से शाहाना अंदाज का निजाम चल रहा है। ये एक तजाद है, ये टकराव है आगे बढ़ने के हवाले से। सलमान आबिद साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। आपने सियासी सूरत हाल की बात की कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा हम मुआशी सूरत हाल भी इसी तरह रहेगी पाकिस्तान की। तो आपको क्या लग रहा है, इंतखाबात नवंबर तक होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इंतखाबात के बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका, इसीलिए PDM की जमातों के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है। कल पीपल्स पार्टी ने कहा है
कि अगर इंतखाबात आगे किए गए तो हम भरपूर मुजामत करेंगे। तो इसका मतलब है कोई खबर तो है ना जो इंतखाबात की राह में रुकावट बनी हुई है। अगस्त को असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं, इस बात का इंतहा भी पीपल्स पार्टी की जानिब से दे दिया गया है और जब ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर चुके होंगी उसके बाद 60 दिनों के अंदर इंतखाबात होना आइन के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। अब मामला 60 दिनों से आगे बढ़ता है या नहीं, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं PDM की इस वक्त जो इल्हाक पार्टीज़ हैं, मुस्लिम JUIFA का कुछ और मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसी और मौक़िफ़ पर कायम है। बट लेट्स सी, ये इंतखाबात आगे नहीं जाने चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब IMF के साथ हमारा 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ है और मुल्क की मुआशी सूरत हाल इस वक्त वेंटिलेटर पर है। ऐसे में एक मुस्तहकम हुकूमत का मार्ज़ वजूद में आना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मुल्क के मामलात चलाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा जमील। मुझे लगता है कि पहले सारे सियासतदानों को एक पेज पर आने की जरूरत है। ये वो तो आ गए ना। अगर इलेक्शंस भी इसी तरह से हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम PDM की बात करें तो कोई चाहता है कि जल्दी हो जाए इंतखाबात, कोई कहता है ताखीर से वैसे एक पेज पे है, लेकिन इंतखाबात के मामले पर एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल जी। और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सियासी खबरों के साथ साथ हम आपको ये भी बताते रहें कि पाकिस्तान में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या फेस्टिवल्स हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में टूरिज्म को फ़रोग देने के हवाले से 3 रोज़ा इंटरनेशनल गंधारा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसमें शिरकत की। अगर बात करें इटली की, चीन की, वर्ल्ड बैंक, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल और बाकी भी कई ममालिक ने शिरकत की। और पाकिस्तान में टूरिज्म की अगर हम बात करें तो टूरिज्म को फ़रोग देने की अगर हम बात करें तो उस हवाले से सालाना जो है वो $1.5 अरब कमाया जा सकता है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इस तरह के इवेंट्स का जो है इनकाद वो एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। और जब हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसको फ्लरिश करने की ज़रूरत है। और अभी हमें इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट, अभी हम चलते हैं हमारी नुमाइंदा फरा रबानी के पास जो हमें पूरा इस फेस्टिवल का अहवाल बताएंगी। पाकिस्तान में आए हैं हमारे मेहमान, तो हम उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। कुछ लोग तो पहले यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन कुछ मॉन्क्स का ये फर्स्ट विजिट है। गंधारा वैली को ये विजिट करेंगे, टेक्सला भी जाएंगे, उसके अलावा इनको दूसरे म्यूजियम्स का विजिट भी कराया जाएगा। कल की अगर बात की जाए तो जब ये आए हैं तो इनको म्यूजियम विजिट कराया गया है गंधारा का, तो हम इनसे पहले जानेंगे और बात करेंगे। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी पीपल एंड टेल मी अबाउट योर विजिट इन पाकिस्तान। I feel very touched because Pakistan is a very beautiful country, a lot of good foods and culture. Please, everyone, come and look real Pakistan. Okay, don't worry about any like problems. Anyone, everyone make the stone and becomes a bridge. Don't think the stone will harm people. No, the stone it becomes a bridge. Communicate, open. I think Pakistan should welcome everyone. अच्छा, बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले यही पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, यहाँ पर आना कोई मसला नहीं है। ओके, टेल मी व्हिच इज़ योर फेवरेट प्लेस इन पाकिस्तान दैट यू हैव विजिटेड एज दिस इज़ योर थर्ड विजिट इन पाकिस्तान? I think so valid. I like very much. I think I will visit more and more place again. तो एक और मॉन्क हमारे साथ मौजूद हैं जो कि श्रीलंका से यहाँ पर आए हैं, तो उनसे भी जानते हैं और बात करते हैं। ओके सर, टेल मी अबाउट योर विजिट टू पाकिस्तान। दिस इज योर सेकंड विजिट, सो हाउ मच डू यू लाइक पाकिस्तान? एज पाकिस्तानी पीपल लाइक यू अ लॉट। Actually, I am also very like to visit the Pakistan. Very beautiful country, very friendly people, and very nice people also. And you have a very long historical evidence here in archaeological, especially in Buddhist archaeological places also. In ancient time, most of the people we heard about I am a Sri Lankan. I also heard about the Taxila and Gandhara, but we never see earlier. But present government it allowed to visit and worship there. It is a good opportunity for the whole world to come to visit Pakistan and worship the Buddhist places also there. इस प्लेसेस का विजिट भी होगा, साथ ही साथ हम इनसे ये जानते हैं कि इंटरफेथ इंटरकल्चरल हार्मनी के लिए ये चीज़ें क्यों और कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि ये कितने एक्साइटेड हैं उन जगहों को विजिट करने के लिए। व्हाई दीज विजिट्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरफेथ एंड इंटरकल्चरल हार्मनी?
Yeah, because of the earlier we couldn't come to the Pakistan to visit and worship like these Buddhist places, especially so many earlier some kind of terrorism. They destroyed so many Buddhist places and other things. But present government it takes to preserve it. It is a good idea. Then so many tourisms and Buddhist world countries people will come join and worship here. Yeah. Any specific thing, any specific place, any specific food you would like to enjoy here? Especially I play very like to see the worship the tooth relic in Taxila Museum. And the thing is the Dharmarajiki Stupa and the Jolian, Takik Bahai and Swat Valley also. Really excited to see these places, right? जैसे ये बहुत एक्साइटेड है वैसे ही हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि हम इनको जल्द से जल्द विजिट कराएं उन जगहों का, और यहाँ पर पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटी की जाने से, पूरे पाकिस्तानियों की जाने से हमको इनको यहाँ पर वेलकम करते हैं और ये भी यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करें। उम्मीद करते हैं जो 3 दिन का इनका सफ़र है वो यादगार भी रहेगा और मज़ेदार भी। जी थैंक यू सो मच फरा रबानी। और ये इंटरफेथ हार्मनी की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। इस तरह के अगर फेस्टिवल्स का इनकाद होता रहे। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। और IMF के मुआहदे की बात करते हैं। मुल्क में महंगाई के हवाले से भी ख़ास तौर पर IMF ने पाकिस्तान से जो $8 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मांग लिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। ख़ास तौर पर पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से जो बड़ी इमदाद मिली है, स्टेट बैंक में $2 अरब डिपॉजिट हुआ है। उसके बाद हमारे रिजर्व्स कहाँ पर हैं और मुआशी सूरत हाल कहाँ पर हैं। ख़ास तौर पर IMF की जो डिमांड्स हैं उस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। आलमी मालियाती इदारे के साथ स्टैंड बाई अरेंज माहिदे के हवाले से अहम पेशरफ्त। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने वजारत खजाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। प्लान के मुताबिक रवां माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। IMF, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, सऊदिया और UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। सऊदी अरब से $2 अरब, UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ और आलमी बैंक से $50 करोड़ मिलेंगे, जबकि IMF से $3 अरब कर्ज माहिदे के तहत हासिल किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। और इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है खाकान नजीब साहब ने, जो कि माहिर मईशत हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, IMF की तरफ से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान मंजूर हो गया है, क्या आप समझते हैं कि अब मईशत में बेहतरी आएगी? पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक जो बोन ऑफ कंटेंशन रहा है वो रहा है कि क्या पाकिस्तान के पास इनफ फाइनेंसिंग है, जो ग्रॉस फाइनेंसिंग की नीड्स हैं बाहर से जो पूरी होनी है, क्या हमने इनफ सिक्योर किया हुआ है कि नहीं। IMF का ये ख्याल रहा बहुत अरसा कि ये फाइनेंसिंग जो है वो कम थी कंपेयर टू जो हमें फाइनेंसिंग चाहिए, क्योंकि वो करंट अकाउंट को ज़्यादा लेकर चल रहे थे और वो अश्योरेंसेस ले रहे थे बाकियों से। अब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया, उनके पैसे आपको मालूम है आ भी गए हैं, UAE, चाइनीज़ मनीज़, जो पैसे हमें मल्टीलैटरल से आने हैं और जो पैसे हमने बाकी जमा करने हैं, जो कुछ कमर्शियल लोन्स वापस आने हैं, और फिर इन सब पैसों को जब हमने जमा किया तो जो IMF के साथ एक कंफर्ट लेवल था वो अब डेवलप हो गया है। दिस इज़ फेयरली गुड फॉर पाकिस्तान, बिकॉज इससे पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का भी ख़तरा है वो कम से कम हो गया है, बिकॉज देयर इज़ इनफ ग्रॉस फाइनेंसिंग अवेलेबल टू राइड आउट द नेक्स्ट 6 months एटलीस्ट। अच्छा, तो खाकान साहब, सऊदी अरब से मिलने वाले $2 अरब के बाद आप क्या देख रहे हैं? महंगाई क्या कम होगी या मज़ीद बढ़ेगी? सऊदी अरेबिया का देखिए $2 बिलियन जो है वो इस वक्त एक कलीदी हैसियत रखता है। हम नवंबर से सुन रहे थे कि सऊदी अरेबिया के साथ की बात हुई है और दिस मनी वुड फ्लो इन, बट तब से आपने देखा कि द मनी हैड नॉट एक्चुअली कम इन। तो मैंने इसी
तनाजुल में हमेशा जब भी गुफ्तगू की है तो यही कहा है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो कलीदी हैसियत रखता है अगर हमने आगे बढ़ना है। आपको तमाम दोस्तों ने यही कहा कि आप IMF के साथ अपना रिफॉर्म प्रोग्राम जो है उसको आगे चलाइए। अगर ये रिफॉर्म प्रोग्राम आगे चलेगा तो हम ज़रूर आपको बाकी पैसे की सपोर्ट कर सकेंगे। इस तनाजुल में अगर आप $2 अरब जो सऊदी अरेबिया से आए हैं उसको देखिए तो ये एक कॉन्फिडेंस थ्रो करता है टुवर्ड्स पाकिस्तान कि दे आर कंफर्टेबल टू पुट इन दिस मनी, कि अब प्रोग्राम IMF का जो है वो स्टाफ लेवल के बाद विद अ बोर्ड मीटिंग आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान जो है अपने जो कुछ रिफॉर्म्स लिए हैं और आने वाले 9 माह में भी फर्दर जो रिफॉर्म का पाथ है उसके साथ रहेगा और इससे बाकी फंडिंग भी जो होपिंग कि वो भी रिलीज आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू। अच्छा खाकान नजीब साहब, सऊदी अरब से इमदाद मिलने के बाद अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की तो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, डॉलर भी सस्ता हो गया है। आप क्या समझते हैं कि अब आवाम को रिलीफ मिलेगा? आपने ये बात सही रखी है सामने कि पाकिस्तान की मार्केट से बिहेव हुआ है। इसमें जो फंडामेंटल इशू है ना वो ये है कि पहले मार्केट ट्रेड कर रही थी विद डिफ़ॉल्ट इन माइंड सिनारियो, वो जैसे ही रिमूव हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में जाने की है कि जो पाकिस्तान का एक डिफ़ॉल्ट रिस्क था वो तकरीबन एलिमिनेट हो गया है, एटलीस्ट फॉर द कमिंग फ्यूचर फ्यू मंथ्स जब हम IMF के प्रोग्राम में चले गए हैं। इसकी वजह से मार्केट्स हैव स्टार्टेड बिहेविंग डिफरेंटली। अब इसका रिलीफ से क्या ताल्लुक है? देखिए व्हाट इज़ रिलीफ टुडे। एक तो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर IMF का प्रोग्राम ना होता तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाती। तो एक इस रिलीफ को इस तरह समझिए कि कुछ चीज़ों में महंगाई अभी और होगी क्योंकि अभी आपने कुछ कीमतों को तब्दील करना है जिसमें बिजली और गैस कलीदी हैसियत की कलीदी हैसियत है जिनकी। बट इसके साथ साथ ये याद रखिए कि अभी आपको एटलीस्ट फराहमी बढ़ जाएगी कुछ चीज़ों की। वो क्या है? फूड आइटम्स, आपकी फार्मास्यूटिकल्स, जो आपकी डेली नीड्स की चीज़ें हैं। और इंडस्ट्री के लिए क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल है, जो मशीनरी के पार्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। आपकी जो इंडस्ट्री का पहिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, रुका हुआ भी नहीं था, यानी कि पीछे की तरफ जा रहा था, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो नेगेटिव हो रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव हो रही थी, वो चल पड़ेगी। इससे कुछ नौकरियां जो कि हमें जाने का खदशा था या चली गई थी वो वापस आ जाएंगी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को थोड़ी सी तकवीयत मिलेगी। सो ऑल इन ऑल एक पहिया जो है इकॉनमी का सा गया था, बिकॉज हमारे पास इंपोर्ट करने के भी डॉलर्स नहीं थे, वो चल पड़ेगा। पाकिस्तान जिस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में फंसा हुआ था उसमें थोड़ी ईजिंग दिखाई देगी आपको। लेकिन ये एक आर्जी रिलीफ है और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने जो ये कहा है कि हम मजबूरी के तहत IMF के पास गए हैं, हमें कोई खुशी नहीं है कि हमने IMF से दोबारा लोन लिया है। तो खाकान साहब आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में हम IMF से छुटकारा हासिल कर पाएंगे? आई थिंक ये सवाल तो पाकिस्तान के हर ख़ास अवाम के दिमाग पर होना चाहिए कि 23वां IMF प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। पाकिस्तान उस डॉक्टर के पास जा रहा है जिसको हम कहते हैं कि वो ICU का डॉक्टर है। तो क्या 23 बार पाकिस्तान की इकॉनमी पिछली कई दिहाइयों में ICU में थी? आई थिंक ये बात तो सही है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि IMF का जो प्रोग्राम है उससे आने वाले सालों में आप कलीदी तौर पर निकल जाएं और आप अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, तो इसका क्या तरीका है? तो आज फैसला करें ना फिर आप कि आप हर सेक्टर को इक्विटेबली एंड फेयरली टैक्स करेंगे। आप रिटेल सेक्टर को, आप पाकिस्तान की जो कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी हैं, आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, आप इनहेरिटेंस टैक्स, आप ये सब काम करेंगे। अब फैसला कीजिए कि आप एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, सब्सिडी को टारगेट करने का रिफॉर्म, पेंशन का रिफॉर्म, ये आप करेंगे। आप फैसला कीजिए कि SOEs जो हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, PIA, स्टील मिल, डिस्कोस, जेनकोस, ये बहुत नुकसान करते हैं। आप इनको प्राइवेट सेक्टर में बेचेंगे और आप इनको सब्सिडीज़ पर और ग्रांट्स देकर और उनकी लाइबिलिटीज़ उठाकर नहीं चलाएंगे। तो आप फैसला कीजिए कि आप अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, आप डीरेगुलेट करेंगे इकोनॉमी को। और सबसे बड़ा फैसला कीजिए कि ये जो चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, आप इनको करने के लिए और इससे कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने के लिए, आप एनर्जी सेक्टर को पूरा करने के लिए आप एक कॉम्पिटेंट टीम हर जगह पर लाने को तैयार होंगे।
ये फैसला तो कीजिए ना, तो ज़रूर पाकिस्तान IMF के बगैर जो है वो जीना सीख लेगा। अच्छा खाकान नजीब साहब, अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होता तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं? So let me be very clear as I've been कि पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है। What does that mean? मैंने पिछले जब से ये IMF को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमें 9th रिव्यू करना है, होना है, नहीं होना, मैंने यही कहा है कि IMF से कोई हम इनहराफ कर नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ दी ओनली एंकर जो हमें $23 अरब, $25 अरब FY24 में कलेक्ट करने में मदद करेगा और आने वाले दिनों में भी। सो लेट मी बी इवन क्लियरर कि आगे का पाथ क्या है। देखिए आगे के पाथ में आपको ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है ये 9 माह का है, इसमें आप कुछ रिफॉर्म्स तो कर पाएंगे, पर आप FY24 की भी पूरी रकम करने के लिए एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट को तब्दील करेंगे एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में, जबकि नई हुकूमत आएगी। अभी तो आप क्योंकि एक इलेक्टोरल साइकिल में चले गए हैं, तो IMF आपके साथ इस तरह कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि ये इलेक्टोरल साइकिल आपका पूरा हो जाए। आपकी हुकूमत ने भी यही कोशिश की कि इस इलेक्शन साइकिल को राइड आउट कर लिया जाए, पर जो आने वाली हुकूमत है आई थिंक उसको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी और मुल्क को क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, और जो सब मैटर करते हैं इंक्लूडिंग द इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी, दे हैव टू बी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान को एक और नया प्रोग्राम जो है वो लेना है। पर उसके साथ साथ जो मैंने पहले आपके सवाल में चीज़ें रखी वो सारे स्ट्रक्चरल काम करने हैं। अब एक ऐड किए जा रहा हूँ कि एक काम ज़रूर कीजिए, और उस पर हम कभी एक नशिस्त रख लेंगे। आपको पाकिस्तान के डेट को सस्टेनेबल बनाना है, और उसके लिए पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेरी राइट केस फॉर प्रोफाइलिंग और IPPs के डेट की रीप्रोफाइलिंग, ताकि एनर्जी सेक्टर का एम्बियंस जो है वो भी ठीक किया जा सके। बिल्कुल सही, ठीक है। खाकान नजीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इसमें कोई शक नहीं है जहां हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वहीं हमें फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। अगर हम देखें तो हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी की भी ज़रूरत है। अब बात अगर सिर्फ रिफॉर्म्स की जाए तो पाकिस्तान इसमें बहुत लैग कर रहा है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने रिफॉर्म्स की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, और थ्रू लेजिस्लेशन इन रिफॉर्म्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जितनी भी लेजिस्लेशंस होती हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स वो रोल बैक हो जाती हैं, और फिर चंद सालों बाद यही सूरत हाल हमें देखने को मिलती है कि हम कभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं और कभी हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे होते हैं। बट होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो IMF के इस मुआहदे के अंदर कुछ ऐसा प्लान, एक रोड मैप, एक स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लें कि आने वाले महीनों में अवाम को अगर कम से कम रिलीफ नहीं तो मजीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सबके लिए मुझे लगता है इलेक्शंस भी बहुत ज़रूरी हैं, इलेक्शंस का टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस भी टाइम पर हों, ताकि जिस तरह से जमील ने कहा कि अगर आवाम को रिलीफ नहीं तो मजीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा, मुर्गी की फीड पर पोल्ट्री एसोसिएशन और पाकिस्तान के दरमियान, हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक रस्साकशी का अमल जारी है। और इस वक्त सबसे बड़ा जो बहरान है वो मुर्गी का नहीं बल्कि इसकी फीड का है, और फीड की वजह से मंडी में मुर्गी की रसद में बहुत ज़्यादा कमी आई है, जबकि तलब बढ़ गई है। और हुकूमत की नाआकबत अंदेशी और बर वक्त फैसला ना करने की वजह से बहरान पैदा हुआ है। वफाकी हुकूमत ने यह एतराज़ उठाया है कि मुर्गी के लिए दरामद की जाने वाली फीड में GMO शामिल है, जो मुज़र सेहत है। और 2015 से पहले GMO सोयाबीन पोल्ट्री फीड में शामिल नहीं थी, लेकिन रूल्स में अगर बात करें तो GMO खरीदने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान ने इससे मुतालिक एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा भी जो है वो दस्तखत उस पर भी कर रखे हैं। और अगर बात की जाए पोल्ट्री से वाबस्ता अफराद की, तो उनका ये कहना है कि फीड पर एतराज़ उठाकर मुल्क में चिकन का बहरान पैदा किया जा रहा है, और पूरी दुनिया में GMO से सोयाबीन बनती है। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो और भी इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें ममालिक में दरामद किया जाता है। इसके अलावा हुकूमत जो है वो बेहतर तहकीक अगर करे तो पाकिस्तान जो है वो खुद भी फीड तैयार कर सकता है। मुर्गी या अंडे के रेट की तलब और रसद पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये तय हो सकती हैं। बिल्कुल जनाब, इस सारे मामले पर बात करते हैं। पेट्रो इन चीफ एप्सा शहजाद अली खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने ये तमाम गुफ्तगू भी सुनी कि मामला है क्या पोल्ट्री एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन, लेकिन ऐसे में आवाम तक अंडे और चिकन की सप्लाई ना पहुँचना और फिर डिमांड सप्लाई में
फ़र्क होने की वजह से मुसलसल इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब किसको कसूरवार ठहराया जाए? इसमें किसी को कसूरवार मैं क्या बताऊं, सारे कौम को पता है कि कौन जिम्मेदार है। इसमें जो हमारे मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं वो टोटली जिम्मेदार है, क्योंकि ये वो कह रहे हैं 2015 से क्या, मैंने 2000 में खुद इंपोर्ट किया था पहला सी, तो पिछले 23 ईयर से ये बाकायदगी से इंपोर्ट हो रहा है। और पाकिस्तान के जो बायोसेफ्टी लॉज हैं बांग्लादेश के भी वही हैं। हम 2.5 मिलियन टन के करीब सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश 3.5 मिलियन टन इंपोर्ट करता है। तो और आप ये देखें कि दुनिया के 170 ममालिक इस्तेमाल करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आप यू नेम द कंट्री, यूएसए बाय इटसेल्फ, पूरा यूरोप के अलावा यूके। तो अगर ये इतनी ख़राब चीज़ होगी तो 400 मिलियन टन सालाना ग्रो होती है, कोई इसे ग्रो करने दे। ये सिर्फ अकल की कमी और बेसमझी है जिसने पूरी कौम को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि रोजाना 130 करोड़ रुपया मुर्गी की कीमत में हम सब मिलके जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो रोजाना अदा कर रहे हैं। मुर्गी की कीमत आप चेक कर लें कि पाकिस्तान की तारीख में बड़ी ईद के ऊपर कभी 800-900 रुपए किलो गोश्त नहीं हुआ। इस दफा मुर्गी का जो गोश्त है वो 800 रुपए से 900 रुपए डिपेंडिंग ऑन विच सिटी वो मुर्गी का गोश्त बिका है। तो इनके तो सारे जो लॉजिक और मंतक है वो खत्म हो जाते हैं। आप उठा के देख लें कि ये सारा जो खेल है ये अक्टूबर में खेला गया है और अक्टूबर ऑनवर्ड मुर्गी की कीमत क्या बनी है और अक्टूबर से पहले पिछले 10 साल मुर्गी की कीमत निकाल। शहजाद साहब, ये खेल क्यों खेला गया आपके ख्याल में? क्या इससे पहले सोयाबीन नहीं होती थी इंपोर्ट पाकिस्तान में? मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे पहले सोयाबीन की इंपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान ने खुद करके दी थी टीसीपी के जरिए जी। तो ये रास्ता जो है ये सोयाबीन इंपोर्ट का हुकूमत ने दिखाया है। इससे पहले बहुत पहले 2005-6 में इंडिया से सोयाबीन मिल आता था सोयाबीन। और आप ये देखें कि एफिशिएंसी लेवल जितने इम्प्रूव होते गए सोयाबीन की कंजम्पशन से, कि आपको याद होगा, शायद आपकी बेगम को सही अंदाजा होगा कि ये चिकन जो है सबसे महंगा मीट था, फिर मटन था और फिर बीफ था। बीफ सबसे सस्ता था। तो आपने किसी को ट्रीट करनी होती थी तो मुर्गी खिलाते थे। आज पोजीशन ये है कि जो आपका मटन है वो 1800 रुपए किलो हो गया है, बीफ आपका 800, 900, 1000 रुपए किलो है बिल्कुल, और चिकन जो है वो 250, 300 रुपए किलो ही रह गया था जी। तो उसकी वजह ये थी कि इसमें एफिशिएंसी लेवल्स इंप्रूव होते गए। आपकी इंडस्ट्री जो है आउट क्लास इंडस्ट्री है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो दुनिया में आप यूएसए के साथ कंपेयर कर ले, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो ऐसे रिजल्ट्स उसने प्रोवाइड किए हैं, क्वालिटी के साथ किए हैं। अब इसकी वजह क्या है? यह इसकी बदनीयती वजह है या कमअकली वजह है? दोनों सूरतों में जो है वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो रोजाना करोड़ों रुपया जो है वो फालतू उनकी जेब से निकल रहा है। गुर्बत में आगे लोग जा रहे हैं, लोगों की अर्निंग पावर कम होती जा रही है, हुकूमत को तनख्वाहें बढ़ानी पड़ रही हैं। तो एक ऐसी चीज जो पिछले 20 साल से हो रही है और सारी दुनिया में हो रही है, उसको रोक के बैठ जाना। और अगर आपको मैं याद करवाऊं तो जब ये बड़ा मसला हीटअप हुआ था जनवरी-फरवरी में, तो हमारे मोहतरम तारिक बशीर चीमा साहब टीवी पे आए थे और उन्होंने कहा था कि इसमें जहर है, मैं कैसे खाने दूं जी। और उनसे पूछें कि वही जहर के मुतालिक उन्होंने, जिसको वो जहर कहते थे और कहते थे मैं मुर्गी खाता नहीं हूँ, पता नहीं वो क्या खाते हैं, सेहत से तो लगता है कि वो सब कुछ ही खाते होंगे। तो बात यह है कि वही सीट को उन्होंने बिल्कुल फिट का सर्टिफिकेट दिलवाया और बांग्लादेश भेज दिया। बांग्लादेश भी नॉन जीएमओ कंट्री है, यानी वहां पे भी जीएमओ बैन है, और उसका सर्टिफिकेट इशू किया है कि ये बिल्कुल फिट है और उसको वहां भिजवा दिया जी। इस सारे यहाँ पे उतारने और वहां भेजने में जो इम्पोर्टर्स थे उनका $20 मिलियन जो है वो लॉस कर दिया। सही। अब वो पूछे किसी से कि अगर बांग्लादेश के लोगों को कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान के लोगों को क्या होना था? आपने इतना शोर मचाया, पूरी कौम को आपने बदगुमान मुर्गी के लिए करने की कोशिश की कि जी मुर्गी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसमें जहर है। मुझे आज अमेरिकन एम्बेसडर कह रही है, मैंने अमेरिकन एम्बेसडर से पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद अंग्रेजी को समझने में गलती लगी है चीमा साहब। सही सही सही। तो बात यह है कि इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा, हुकूमत एक साइड पे पार्टी बन जाए और लोगों को उसकी कॉस्ट देनी पड़े,
मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शहजाद अली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हुकूमत को बहुत सीरियस मामले पर सोचना चाहिए और इक़दामात लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरह शहजाद साहब कह रहे थे कि इसको कम अकली कहा जाए, नालायकी कहा जाए या नाअहली, लेकिन हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और सोयाबीन की इंपोर्ट हो या फिर दीगर मामलात, अगर पाकिस्तान में भी फीड तैयार हो सकती है तो उसके लिए भी सहूलत होनी चाहिए। और हुकूमत जहाँ ज़राअत पर इतनी तवज्जो दे रही है, वहीं लाइफ स्टॉक की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और अगर बेहतर तहकीक की जाए तो पाकिस्तान में फीड को खुद तैयार किया जा सकता है। अभी लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाक़यात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।